अब बात आती है पार्टनरशिप की। भाई पार्टनरशिप मोटी मोटी चीज़ है, सबसे आपका जो मेन बिंदु है वो पार्टनरशिप है। लेकिन इससे पार्टनरशिप से पहले मैं एक बार आपको बता दूं एलएलपी के बारे में कि एलएलपी क्या है, क्योंकि वो एचयूएफ के बाद पार्टनरशिप का भी एक आधुनिक जो प्रारूप था वो तैयार किया गया था। लेकिन चलो पहले अपन पार्टनरशिप ही पढ़ते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, सबसे पहले अपने पास आता है एक्ट। इसका एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1932। अब उसमें इसकी परिभाषाएं दी गई है पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्या होती है, किसे कहा जाता है। अब एक्ट में जो परिभाषा दी उसको अपन क्या होता है, सेम टू सेम डिट्टो। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में ये तो पूछेगा नहीं कि पार्टनरशिप की परिभाषा क्या थी, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप की परिभाषा क्या, ये नहीं पूछ के वो हो सकता है आपसे पूछ ले, किसी विद्वान की परिभाषा से संबंधित पूछ ले कि किस विद्वान ने कौन सी परिभाषा दी थी, और ऑप्शन में दिया जाए आपके विद्वान का नाम दे सकता है। लेकिन अभी तक जो पूछा गया वो जहाँ तक है कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप में शामिल आता है। इसकी विशेषताएं, महत्व अलग है, थोड़ा हटके रहेंगी। बाकी अभी तक जब जितना अपन ने पढ़ा है कि एकल व्यवसाय में पढ़ा है, एचयूएफ में पढ़ा है, उन सबसे थोड़ा सा अलग प्रारूप। ये एक अपन समझ सकते हैं कि सुधारात्मक प्रारूप था। किनका? व्यवसाय का। जो परंपरागत जो व्यवसाय चल रहे थे अभी, उनसे अलग एक प्रारूप तैयार किया गया, वो था पार्टनरशिप। ठीक है, तो अपन यहां पढ़ते हैं पार्टनरशिप को। कहते किसे हैं? मीनिंग। भाई मीनिंग क्या रहेगी? मीनिंग दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं। संचालन, प्रबंध, नियंत्रण, सब किस में शामिल है? पार्टनरशिप में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय का संचालन करते हैं, किसके उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से। आपको मेन एक चीज याद रखनी है कि व्यवसाय में जो भी चीजें, जो भी क्रियाएं हो रही है ना, उनका एक मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, और दूसरा जो गौण उद्देश्य है ना, आप पूछ सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है क्या है? लाभ कमाना। और गौण उद्देश्य क्या है? कि आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करना। तो दो उद्देश्य तो आपको हर जगह याद रखने पड़ेंगे कि एकल व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, एचयूएफ का उद्देश्य क्या है, और पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है। तो अपने को क्या लिखना है कि सबसे पहला अपना उद्देश्य रहेगा लाभ कमाना, दूसरा जो गौण उद्देश्य है, गौण उद्देश्य अपना क्या रहेगा? आवश्यकताओं की संतुष्टि की पूर्ति करना। तो अब इसमें भी वही बात आती है कि हेने ने क्या कहा था, और हेने की परिभाषा, पार्टनरशिप एक्ट की परिभाषा अपन ने यहां देखेंगे। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। पार्टनरशिप में अपन परिभाषा लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन परिभाषा लिखेंगे यहां पे किसकी? हेने की। क्योंकि इसमें परिभाषाओं का थोड़ा मेन रोल रहेगा। अब तो लिखो इसमें, वे व्यक्ति जो प्रसंविदा करने की क्षमता रखते हैं, वे व्यक्ति जो प्रसंविदा करने की क्षमता रखते हैं, वे व्यक्ति जो व्यवसाय की प्रसंविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, या प्रसंविदा से मतलब ज़्यादा मत समझ लेना, यहाँ का अपन यहाँ पे समझ सकते हैं, डीड भी समझ सकते हैं इसको, या कोई अनुबंध। मतलब जो अनुबंध की रखने की जो क्षमता रखता है, वो वे व्यक्ति जो
प्रेस सुविधा या अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं, मिलकर व्यवसाय का संचालन करते हैं, लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय का संचालन करते हैं। यानी कि वे व्यक्ति जो प्रेस सुविधा रखने की क्षमता रखते हैं, लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय का संचालन करते हैं, वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप कहलाएगा। वे व्यक्ति मतलब जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, यानी कि जो प्रेस सुविधा करने की मतलब अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं, अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं वो मिलकर लाभ के उद्देश्य से यदि व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगी? वो साझेदारी कहलाएगी। अब अपन कह सकते हैं कि साझेदारी को अगर मेन रूप से माने अपन, साझेदार कौन होते हैं भाई? साझेदार जो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो मिलकर कार्य कर रहे हैं वो तो कहलाएगी साझेदारी, और जो वे व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे। तो अपन ने हैने की परिभाषा देखी। हैने में जो अपना मेन पॉइंट है ना, आपको मेन पॉइंट क्या याद करना है? मेन बिंदु है इसका प्रेस सुविधा, यानी कि जो अनुबंध रखने की क्षमता रखने के हैं। अब बात आपको सीधी सी बात यह है कि अपने को याद रखना है कि हैने ने क्या कहा। अब हैने की परिभाषा में मेन क्या था? जो ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसे हैने ने क्या, मेन हैने में शामिल कर देंगे अपन। अपने को क्या पकड़ना है? अपने को पॉइंट पकड़ना है। तो हैने ने क्या कहा था? जो अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं, यानी कि अनुबंध की क्षमता। बात आ गई? ये किसमें है? आपसे पूछा जाए कि जैसे परिभाषा दे दे कि अनुबंध की क्षमता रखने वाले व्यक्ति मिलकर यदि लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, साझेदारी कहलाती है। ये परिभाषा किसने दी थी? आपसे इतना पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि अनुबंध की क्षमता अपने को किसने कहा था? हैने ने कहा था। बस इतना याद रखना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, 25 क्वेश्चन अपने पास बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेंगे, और जो ये टॉपिक जो बटा हुआ है वो 2 भागों में है, लेकिन 2 भाग में जिसमें एक में तो क्या दिया था कि इंट्रोडक्शन ही शामिल था, से केवल इंट्रो है, इंट्रो के बाद उसके स्कोप, और स्कोप के बाद उसके ऑब्जेक्ट और बिजनेस एथिक्स। बिजनेस क्या है? एथिक्स है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपन ने पहले एक सरल भाषा में देखा था, लेकिन उसके नोट्स टाइप में अपन आपको बाद में कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा था कि जो ये है ना इसका प्रारूप, उससे पता लग जाएगा तो अपने को इनको समझने में आसानी होगी। जो पहले जो चीज़ें दी हुई हैं, अगर इनको यहाँ पर अपन उसको देख लेते हैं थोड़ा सरल प्रारूप में, तो इनको ये जो बिंदु है ना अपना, व्यवसाय किसे कहा जाता है, ये क्लियर हो जाएगा। व्यवसाय की महत्व क्या होता है समाज, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके क्षेत्र क्या रहेंगे वो भी क्लियर, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे पर टिकी हुई है। तो पहले अगर अपने इनको देख लेंगे तो वो सीधा ही क्लियर हो रहा है अपना। तो वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो पूरा टॉपिक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएंगी सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपन क्या, मैं ये चाह रहा था कि पहले ये चीज़ें समझ लें तो अपने को क्या रहेगी, आसानी रहेगी समझने की। तो अपन कह रहे थे किसका पढ़ रहे थे अपन टॉपिक, अपना टॉपिक क्या था? पार्टनरशिप की परिभाषा। तो पार्टनरशिप की परिभाषा में हैने ने कहा था कि जो व्यक्ति अनुबंध रखने की क्षमता रखते हैं और वो मिलकर यदि कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? साझेदारी कहलाएगी। अब बात आती है किसकी? पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी क्या परिभाषा दी है देखते हैं अपन। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है सबके द्वारा या उन सबकी ओर से एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार
का संचालन लाभ विभाजित करने के लिए सहमत हुए हों। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है, यानी कि एक व्यक्ति या उन सब में से किसी एक के द्वारा व्यवसाय के संचालन का क्या किया गया है, निर्णय लिया गया है। किसके उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय संचालन का निर्णय लिया गया है। जी किस में दिया गया है? ये पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है कि उन सभी व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। वे व्यक्ति यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिनका पारस्परिक संबंध है, सबके द्वारा उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय संचालन का निर्णय लिया गया है। किसका? व्यवसाय संचालन का, लाभार्थ हेतु। अब दोबारा समझ लो इसको, यानी कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो सबके द्वारा या सब में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापार के लाभ को विभाजित करते हुए सहमत हो जाते हैं। अपन इसको अपनी भाषा में लिखेंगे कि उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। यानी कि पारस्परिक संबंध का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं। भाई मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, 2 या अधिक। किसके लिए? लाभ कमाने का निर्णय लिया गया है, लाभ विभाजन हेतु। यानी कि कहना क्या चाह रहा है, मेन अपनी बात क्या है? मेन बात ये है कि इसमें ये निर्णय लिया गया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम व्यवसाय का संचालन करेंगे मिलकर, या फिर इनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि यदि आप बताओ भाई 10 व्यक्ति साझेदारी में शामिल है, अब 10 के 10 तो व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते, उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। अपन देखते हैं कि एमडी किसी को बना दिया मैनेजिंग डायरेक्टर किसी कंपनी का कि भाई तू अकेला व्यवसाय चलाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी के ये जो 9 व्यक्ति है ना, ये सिर्फ क्या करेंगे, ये इसकी ऑडिट रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ ऑडिट का काम करेंगे, यानी कि देख रेख का काम करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, तुझे व्यवसाय चलाना है तो एक व्यक्ति क्या करेगा, व्यवसाय का संचालन करेगा। बाकी के अन्य व्यक्ति का काम क्या रहेगा, बाकी के अन्य व्यक्ति का काम रहेगा सिर्फ उन्हें देखना। ये क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है। अब बात आती है इसके लक्षण क्या है। लक्षण तो सबसे पहला लक्षण है इसका पार्टनरशिप का समझौता। क्या होता है भाई पार्टनरशिप? क्या है पार्टनरशिप? एक समझौता है भाई, एक या एक से अधिक व्यक्ति, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। अब पार्टनरशिप में सबसे मेन बात जो पहला पॉइंट आता है ये क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या है? समझौता है। किस चीज का समझौता है? व्यापार संचालन का। व्यापार संचालन भाई इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि अपन एक व्यवसाय का संचालन करेंगे और मुख्य उद्देश्य अपना लाभ कमाना रहेगा, दूसरा उद्देश्य अपना क्या है? ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की पूर्ति करना। बात होगी पहली समझौता। दूसरा क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
2 या 2 से अधिक व्यक्ति। पहली बात थी अपने पास समझौता, दूसरी बात क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। आगे बात समझ में अब आपके कि पार्टनरशिप में क्या होगा। सबसे पहली तो बात यह है, इसका लक्षण क्या है। आपसे पूछ ली जाए कि विशेषताएं बताइए, लक्षण बताइए, तो भाई जब अपन को पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, वो साझेदारी कहलाएगी। तो साझेदारी में सबसे पहले बीच साझेदारों के मध्य क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, साझेदारों के बीच समझौता होगा। किसका, व्यवसाय संचालन का। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे, 2 से अधिक व्यक्ति। अब बात आती है तीसरी, इसके लक्षण में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं तो क्या रहेगा। अब अगर एक व्यक्ति पहले संचालन कर रहा था, 2 व्यक्ति संचालन करते, यहां तो 2 या 2 से अधिक है, तो क्या रहेगा, व्यवसाय संचालन में सुगमता रहेगी। व्यवसाय संचालन में सुगमता यानी कि सरलता रहेगी, आसानी से चलाया जा सकता है। सुगमता या आसानी लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, आसानी से क्या रहेगा, व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। चौथा अपन बिंदु पढ़ रहे हैं किसका, ये लक्षण पढ़ रहे हैं, लक्षण या विशेषताएं आप जो भी समझो, बात आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए कि पार्टनरशिप है क्या। अभी तक सिर्फ अपन ये पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप है क्या, बाद में अगर अपना जो मेन पॉइंट रहेगा, मेन पॉइंट क्या है, ये रहेगा पार्टनरशिप के जो प्रकार है। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किससे संबंधित है, सारे के सारे पार्टनरशिप के जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, अब व्यवसाय का संचालन, पूंजी की प्राप्ति आसानी से या प्राप्ति में सुगमता, तो पूंजी को प्राप्त किया जा सकता है। गोपनीयता, बिल्कुल रहती है गोपनीयता, क्योंकि अभी तक इतने लोग भी नहीं हैं। लेकिन अभी अपन बात करेंगे इसकी कि अपने बात गई अभी तक कितने सदस्य हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसके जो मेंबर हैं, अपन इसकी बात कर ही लेते हैं, बाद में आएगा ये टॉपिक, लेकिन सबसे पहले अपन कर लेते हैं मेंबर की बात। मेंबर सबसे पहले कम से कम कितने होने चाहिए, कम से कम अपने पास पार्टनरशिप में जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, 2। अब एक थोड़ा विवाद है इस चीज पे, ये तो हो गए मिनिमम पार्टनरशिप में, ठीक है, ये तो हो गए मिनिमम अपने पास। अब बात आती है किसकी, मैक्सिमम की। अब मैक्सिमम अधिकतम कितने हो सकते हैं। अब अधिकतम की जहां बात आती है ना, वहां बात आती है इसके थोड़ा विवादास्पद स्थिति आती है कि अपन पढ़ेंगे कंपनी एक्ट। जब कंपनी एक्ट अपन पढ़ते हैं वहां तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी गई है, 100 एक पार्टनरशिप में, ठीक है। लेकिन जब अपन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है इसकी संख्या वो कितना, 50। ये कंपनी एक्ट 2013 की बातें हैं, 1956 में नहीं दी गई थी, लेकिन 13 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और इसमें क्या है, पार्टनरशिप एक्ट में क्या कहा गया है, इसकी संख्या कितनी रह सकती है, 50। अब अपन अभी तक तो एक व्यक्ति कर रहा था, अभी तक तो सिर्फ एकल सोल ट्रेड में क्या थी, सोल ट्रेड में एक व्यक्ति था। लेकिन HUF था, उस HUF में अपने पास कितने, एक परिवार में कितने सदस्य हो सकते हैं, परिवार का एक परिवार शामिल था, एक फैमिली शामिल थी, ठीक है। अब इन सबसे ज़्यादा बढ़कर अपने पास क्या चीज़ आई है, अपने पास आई है क्या, पार्टनरशिप। इन सबसे बढ़ के आगे जो अपने शुद्धतम जो प्रारूप प्राप्त हुआ वो हुआ है अपने को पार्टनरशिप। अब आपसे पूछा जाएगा, लगभग जो चीज़ें पूछी जाती है, इन सबको छोड़ के एक चीज़ जो पूछी जाती है, सबके कम से कम कितने होंगे, 2 मेंबर, और अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम आपसे पूछ लिया जाए तो जब भी कंपनी एक्ट 2013 में जो लिखा गया है वो है 100, और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया है कितने, 50।
ये जो लिखा हुआ है साझेदारी एक्ट, एक मिनट रुको, मैं आपको ये लिखा गया है किसमें, पार्टनरशिप एक्ट वाला, ये लिखा है अंडर सेक्शन 4 में, ठीक है। आपको लिखा हुआ मिल जाए अंडर सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट जो साझेदारी अधिनियम की धारा 4 है उसमें लिखा गया है कि अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं, अधिकतम साझेदार हो सकते हैं आपके 50 हो सकते हैं, ठीक है, और 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन अपन इसी की बात करें यहाँ पे किसकी, कंपनी एक्ट की। कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 की धारा अंडर सेक्शन 444, तो इसमें लिखा है कितने सदस्य हो सकते हैं एक साझेदारी फर्म में, 100 सदस्य, 100 मेंबर हो सकते हैं। तो आपको जो याद रखने की जो चीज़ें हैं ना वो मेन ये है, जो एग्जाम के जो पर्पज से जो आपको लिखना है वो ये लिखना है, ये देखना है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं, और ये दोनों है। अगर आपको 100 भी आंसर में दे रखा है और 50 भी दे रखा है तो स्थिति सिचुएशन में, लेकिन आपको आंसर में लिखा मिलेगा कि अगर पार्टनरशिप एक्ट आता है 50 लिखें और कंपनी एक्ट आता है कितना मानेंगे अपन, 100 मानेंगे, ठीक है। पहला अपन ने देखा यहाँ पे समझौता होता है पार्टनरशिप में, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय का होना और लाभ का विभाजन होना। तो अपन लक्षण पढ़ रहे थे, लक्षण में क्या पढ़ा अपन ने, समझौता, समझौते के बाद यह है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आए, अधिक व्यक्ति, लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन, समझौता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लाभ का विभाजन, वैधानिक व्यवसाय, और हाँ वैधानिक अनिवार्यता, वैधानिक अनिवार्यता, व्यवसाय का होना। ये बात आती है इनके लक्षण से रिलेटेड। आपको इतना ही पढ़ना है, बात ये समझने की बात थी कि व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में क्या होगा, साझेदारी व्यवसाय में समझौता होगा, 2 या 2 से व्यक्ति रहेंगे, लाभ का विभाजन होगा, वैधानिक अनिवार्यता है और व्यवसाय का होना। ये इसके क्या हो गए 5 जो बिंदु हैं उसके लक्षण से। अब बात अपन करते हैं इनकी विशेषताओं की। मैं इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं और लक्षण की बात वही आ जाएगी यहाँ पे। पहला, व्यवसाय का सुगम संचालन, क्योंकि सुगम संचालन। दूसरा बिंदु क्या रहेगा, दूसरा बिंदु गोपनीयता बनी रहेगी। तीसरा, परिवर्तन, व्यवसाय का परिवर्तन। उत्साह, कार्यकुशलता में वृद्धि, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा इतना तो कि जब एक से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूंजी की मात्रा में सबसे अपने को मेन पॉइंट, अपन क्या जो मेन बिंदु देख रहे हैं, एक तो क्या होगी, पूंजी की अधिकता रहेगी भाई, पूंजी की कमी नहीं रहेगी कभी भी। एक, कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी या कार्य क्षमता में, कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। पहला पूंजी में अधिकता, कार्य क्षमता। अब जो इसका मेन बिंदु है, मेन बिंदु जो अपन ने जैसे उसमें पढ़ा था ना, किसमें, एकल व्यवसाय में पढ़ा और एचओ में पढ़ा, वहीं अपन पढ़ते हैं बात किसकी, साझेदारी की बात करते हैं। अब बात आती है साझेदारी की। साझेदारी में भी क्या होता है, असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
आपको ये याद रखना है। मेन जो फोकस है ना, मेन जो फोकस करना है आपको तीनों में करना है असीमित दायित्व के, क्योंकि एग्जाम में जो पूछने लायक जो चीज है ना, एग्जाम में पूछने लायक जो चीज है अपने पास मेन यही है। अब असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? असीमित दायित्व का मतलब क्या रहेगा कि असीमित दायित्व में अपन व्यवसाय की क्या रहेगा, जो अगर व्यक्तिगत रूप से निजी संपत्ति तक इसका दायित्व माना गया है, मतलब दायित्व क्या रहेगा, व्यक्तिगत दायित्व रहेगा, सभी साझेदारों का जो दायित्व रहेगा। बात आती है ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे, उत्तरदायी माने जाएंगे। यानी यदि संस्था को अब जितने भी इस पे लायबिलिटी है, लोन है या जितने भी लॉसेज हैं, सबके लिए क्या होगा, संयुक्त रूप से माने जाएंगे, ये संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहेंगे। यानी कि एक साझेदार का, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवसाय को हानि हो गई, अब की बार 10 लाख रुपए की हानि हो गई तो 10 लाख की हानि हुई, अब के पास लाभ नहीं हुआ तो सभी इसको बराबर मात्रा में क्या करेंगे, बराबर जितना अंश है उतना नहीं है। कंपनी की व्यवस्था में ये रहेगा कि आपने जितना अंश ले रखा है, जितने आपको सहमांशी है उतने तक आप जिम्मेदार हो। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, असीमित क्षेत्र का मतलब क्या होगा, असीमित का मतलब यही होगा यदि व्यवसाय को हानि होती है, तो इसके लिए निजी संपत्ति भी जिम्मेदार रहेगी। यानी कि जो व्यवसायी है, जो साझेदार है, जो साझेदार है, जितने व्यवसाय में साझेदार हैं, सारे मिलकर उस चीज को वहन करेंगे। बात यही आ गई, यदि व्यवसाय को हानि होती है तो इनको हानि होती है, यदि व्यवसाय घाटे में है तो साझेदार घाटे में। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि व्यवसाय को आप ऐसी स्थिति में आ गए व्यवसाय कि उसको बेचना पड़ रहा है, या फिर व्यवसाय पे इतने दायित्व हैं कि अगर व्यवसाय की संपत्ति को बेच दिया जाए तो भी व्यवसाय की संपत्ति से भी उनके दायित्वों की पूर्ति नहीं हो रही। तो यदि दायित्व की पूर्ति नहीं हो रही तो वो क्या, व्यक्तिगत रूप से यानी कि निजी रूप से क्या माने जाएंगे, दायी माने जाएंगे। ठीक है, तो अपन इस चीज को समझ पा रहे हैं। अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना ये चाह रहे हैं यदि व्यवसाय को घाटा हुआ तो उनकी निजी संपत्तियों से भी वसूल किया जाएगा। यही बात की थी एकल व्यवसाय में तो बेचारा संचालन ही अकेला व्यक्ति कर रहा है। तो यदि व्यवसाय को हानि होती है तो उसकी निजी संपत्ति भी उसके लिए दायी मानी जाएंगी। यदि व्यवसाय के संचालन के जो दायित्व को नहीं चुका पा रहे हैं तो उनकी निजी संपत्तियों को बेच करके व्यवसाय का क्या किया जाएगा, दायित्व को चुकाया जाएगा, लोन को चुकाया जाएगा। अब बात आती है एचयूएफ में, एचयूएफ की भी यही बात थी। लेकिन एचयूएफ में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, एचयूएफ में अपन ने देखा था, एचयूएफ में क्या देखा था, जो कर्ता यानी कि जो परिवार का मुखिया था, परिवार का मुखिया का जो दायित्व था ना वो तो था असीमित। वो क्या था, असीमित था। ठीक है, और बाकी जो सदस्य थे, बाकी के जो सदस्य थे उनका कितना था, सीमित था। यानी कि जिन्होंने जितने परिवार के जो सदस्य बाकी के, अब इनकी तो इसकी निजी संपत्ति बेची जा सकती है। यदि एक व्यवसाय पे लोन है, उन लोन को चुकाने के लिए या जितनी भी लायबिलिटी है, दायित्व को चुकाने के लिए क्या इसकी तो निजी संपत्ति को बेचा जा सकता है। लेकिन मेंबर्स जो हैं, जो सदस्य हैं, जो सहमांशी हैं, उनकी निजी संपत्ति को नहीं बेचा जाएगा। जितना उनका अधिकार है, जितने के उनके पास अंश हैं, यानी कि वहां तक जितना अंश है, मतलब एक जो अंशधारी है यहाँ पे, एक ने 10 लाख तक शामिल है, वो 10 लाख का लाभ और 10 लाख का हानि इनके लिए माना गया है, तो वो 10 लाख तक ही जिम्मेदार है, वहां तक ही उसका क्या है, अधिकार है। एक बाकी का उसमें अगर उससे ऊपर जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये नहीं मान लो कि इसके हिस्से में आए 12 लाख रुपए, तो ये 12 लाख के लिए जवाबदार नहीं हो कि कौन रहेगा, कर्ता रहेगा। यहाँ पे जो इसका मुखिया है वो कौन रहेगा, इस चीज के लिए जिम्मेदार रहेगा, किसके लिए, लोन देने के लिए। इसका तो इसके अंश तक, मतलब जो संपत्ति
एक टुकड़ों में बांटी हुई है परिवार के, कि 10 मेंबर हैं तो 10-10 लाख के हिसाब से बटी हुई है, और उस हिसाब से क्या है कि वो लाभ ले रहा है और उसी हिसाब से हानि का वहन कर रहा है। तो यदि उसके पास जो व्यवसाय पे जो उत्तरदायित्व हैं, जो लोन है या फिर अन्य जो देयताएं हैं, यानी कि जो अन्य जो व्यवसाय के प्रति जो लेनदारों में मांगने वाले हैं, तो उनको क्या बनेगा, ये 10 लाख तक देगा, बाकी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपन सरल भाषा में समझ रहे। अपन ने पढ़ा सोल ट्रेड, सोल ट्रेड में अपन ने क्या पढ़ा था, सोल ट्रेड में भी यही चीज़ पढ़ी थी कि क्या होता है, असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व, ठीक है। HUF में भी अपन ने पढ़ा कि जो कर्ता होता है उसका क्या होता है, असीमित होता है, ठीक है, असीमित। अपन पढ़े पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी यही बात आ रही है, पार्टनरशिप में भी असीमित होता है। लेकिन अब एक चीज और रह गई अपनी, LLP। ये जो प्रारूप है ना, ये प्रारूप आया था तब 1 अप्रैल 2009 से इसे लागू किया गया, ठीक है, और ये 2008 में आया था LLP एक्ट, LLP एक्ट 2008। फुल फॉर्म क्या थी इसकी, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। ये प्रारूप है, इसमें सीमित है, इसमें जाके दायित्व सीमित हो जाएंगे। फिर यदि अपन कंपनी पढ़ेंगे तो कंपनी में जाके क्या हो जाएंगे, दायित्व क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। जब कंपनी पढ़ेंगे उधर तो कंपनी में जाके ये क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। एकल व्यवसाय असीमित, HUF असीमित। हाँ, लेकिन ये याद रख लेना यहाँ पे कि जो HUF का है ना, यहाँ पे इसका किसका, कर्ता का और सदस्य का, कर्ता और सदस्य। तो यहाँ कर्ता का क्या है, कर्ता का तो है असीमित है, ठीक है, और जो सदस्य हैं, सदस्य क्या क्या है, सीमित है। ये दायित्व जो वाला जो पॉइंट है ना अपने पास, क्योंकि इनके जो प्रारूप में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि अपन पहले सोल ट्रेड पढ़ा, सोल ट्रेड के बाद HUF से पार्टनरशिप पे जब अपन जा रहे हैं तो इन पे क्या है, इनके दायित्व में फर्क आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। भाई वही पूंजी का क्षेत्र आप लिख सकते हो कि पार्टनरशिप में क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति मिल गए तो पूंजी की अधिकता रहेगी, कार्यकुशलता में वृद्धि रहेगी, व्यवसाय का संचालन अच्छे तरीके से हो सकेगा, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, व्यवसाय के संचालन में सुगमता रहती है। तो ये चीजें सारी कॉमन है। लेकिन अपना जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट आता है, बात किस पे आएगी, मेन पॉइंट अपनी बात आएगी लायबिलिटी पे, कि लायबिलिटी किसकी कितनी है। तो लायबिलिटी का अपन ने यहां देखा है कि जो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड की बात करेंगे अपन तो सोल ट्रेड में क्या रहेगा, असीमित। HUF की बात करेंगे असीमित, पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं असीमित, LLP की बात करें सीमित। यहां बात आएगी LLP की तो वो आ जाएगी सीमित, ठीक है। बात करें अपन यहाँ पे कंपनी की, कंपनी में भी सीमित आ रहा है। तो अपने को जो मेन है ना, एग्जाम के पर्पज से जो आपको याद रखना है वो यही रखना है कि किस प्रारूप में, यानी कि किस स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में अपन फर्म में क्या रहेगा, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो संचालन करते हैं वो कहलाता है साझेदार, साझेदारी इसको क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। अब ये थोड़ी कहेंगे कि साझेदारी ये है, ये तो ये साझेदारी फर्म कहलाएगी। बात अपन ने अभी तक जहां पढ़ा था, यहां लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा समझने के पर्पज से। सोल ट्रेड में क्या है, असीमित है, ठीक है। HUF में इसमें बांट दिया जाएगा, कर्ता का असीमित है, ठीक है, और जो इसके सदस्य रहेंगे
सदस्य, सदस्य का क्या रहेगा, सीमित रहेगा। अब बात आती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप में भी जो इसका संचालन करता, चाहे एक रहे, संचालन करता सारे हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कितने मिल सकते हैं, 50 तक। कौन कहता है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है। पार्टनरशिप एक्ट की कौन सी धारा में थी, 4 में। और जो 100 मेंबर हैं वो कहा गया है कंपनी एक्ट 2013 में। इसका कितना होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी असीमित। लेकिन अब इसकी मेंबर की जो बात आएगी ना, मेंबर पे आप याद रख लेना बस, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464 में कहा गया है इसमें 100 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4, पचास मेंबर हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, जो याद रखने की बात है ना एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम की पर्पज से आपको क्या याद रखना है, पहले सबसे पहले आपको याद रखना है कि सोल ट्रेड में पहला अपना जो प्रारूप था, सोल ट्रेड में क्या दायित्व क्या होंगे, असीमित होंगे। HUF आएगा आपके पास दूसरा जो प्रारूप है, तो प्रारूप में पहला कौन है, कर्ता, कर्ता के पास क्या होंगे, असीमित होंगे। लेकिन सदस्यों का जो दायित्व होगा वो क्या होगा, सीमित होगा। बात अपन ने की कंपनी में दायित्व क्या रहेंगे, असीमित रहेंगे। बात करते हैं इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है कि इसमें मेंबर कितने कितने हो सकते हैं। तो मेंबर मैक्सिमम मिनिमम तो कितने होंगे, मिनिमम होंगे इसमें 2। और बात करते हैं मैक्सिमम की, मैक्सिमम में हमने बताया कि कंपनी एक्ट के अनुसार इसमें मेंबर होंगे 100 और पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार होंगे 50, ठीक है। इतना बात समझ में आई। अब आप बात करते हैं इसकी पार्टनरशिप के प्रकार की। पहला पार्टनर कौन है, कितने प्रकार के पार्टनर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टनर है। पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। भाई एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है, तो एक्टिव पार्टनर में अपन पहला लिखेंगे सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार। अब बात आती है ये कौन सा सक्रिय साझेदार, तो सारे सक्रिय होते हैं, ये एक ही थोड़ी होता है। लेकिन जो बाकी के जितने भी साझेदार हैं, जो इनके अलावा जो रहेंगे, अलग अलग इनके जो टाइप्स हैं, जिनकी प्रकृति अलग अलग है, वो क्या अलग अलग नाम रहेंगे उनके। लेकिन सक्रिय साझेदार वो साझेदार है जो लाभों में, यानी कि व्यवसाय के संचालन, प्रबंध, व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय के प्रबंध तथा व्यवसाय की निर्णय क्षमता में, व्यवसाय के निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अदा करता है, भूमिका अदा करता है। क्या पढ़ा था अपन ने, एक्टिव पार्टनर। नाम से पता चल रहा है जो व्यवसाय का संचालन, प्रबंध और निर्णय भूमिका में सक्रिय भूमिका, इन निर्णय में सक्रिय भूमिका अदा करता है, वो कौन सा पार्टनर कहलाएगा, सक्रिय साझेदार कहलाएगा। इतनी छोटी सी चीज है। लेकिन आपसे ये थोड़ी पूछेगा, आपसे तो जो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई सक्रिय साझेदार,
मतलब स्लीपिंग साझेदार, निष्क्रिय साझेदार बोलते हैं इसको। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, केवल लाभ के लिए जो पार्टनर होता है। पार्टनर बाई स्टॉपल, यानी कि गत्यावरोध के द्वारा। आपको अभी पता लगेगा स्टॉपल क्या होता है। सीक्रेट जो साझेदार होता है, बिल्कुल जो छुपा हुआ होता है, सिर्फ नाम मात्र का होता है। नॉमिनल पार्टनर अभी पढ़ा था अपन ने, किसमें, एचयूएफ में, यानी कि माइनर, आउटगोइंग, नॉमिनल, आउटगोइंग, अच्छा माइनर ये है, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर जो बाहर जा रहा है माइनर पार्टनर है, नॉमिनल जो सिर्फ नाम मात्र का पार्टनर है। तो अपन यहां देख रहे हैं किसका, पार्टनरशिप का। तो पहला क्या है, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार के बारे में अपन ने पढ़ा कि सक्रिय साझेदार क्या होता है। वह साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में, प्रबंध में सक्रिय रूप से भूमिका अदा करता है, वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। पहला हुआ है ना। तो ये क्या होगा, ये एक प्रतिनिधि होता है व्यवसाय का, जो इनकी क्रियाओं के द्वारा जो सक्रिय साझेदार है, इसकी क्रिया ये व्यवसाय के लिए क्या है, उत्तरदायी माना गया है। जितने भी इसकी क्रियाएं रहेंगी वह व्यवसाय के लिए, उसके लिए उत्तरदायी कौन रहेगा, सक्रिय साझेदार होगा। यानी व्यवसाय में जो निर्णय लिए जाते हैं, व्यवसाय में जो प्रबंध से संबंधित जो की नीतियाँ अपनाई जाती हैं, व्यवसाय के संचालन से संबंधित जो क्रियान्वयन किए जाते हैं, उन सबके लिए किसको जिम्मेदार माना गया है, कौन उत्तरदायी रहेगा, उसके लिए सक्रिय साझेदार उत्तरदायी रहेगा। अब बात आती है किसकी, निष्क्रिय साझेदार की। स्लीपिंग पार्टनर ये होता है, इसको तो बोलते हैं क्या, सक्रिय। और इसको क्या होता है, सुसुप्त भी बोलते हैं इसे, सुसुप्त या निष्क्रिय। ये पार्टनर क्या होता है, ये पार्टनर लाभ हानि में तो भाई आगे रहेगा, लाभ भी चाहिए, सब चाहिए इसे, लेकिन ये प्रबंध संचालन में, व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका कोई मतलब होता है, जो निर्णय लेना है आप लीजिए, जो कार्य करना है आप कीजिए, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ये उस चीज़ के लिए क्या है, उत्तरदायी नहीं होता है। तो आप समझ रहे हैं, डेफिनेशन से ही अपने को पता लग रहा है कि सक्रिय साझेदार क्या हो, निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में, व्यवसाय के प्रबंध में तथा निर्णय में अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका अदा करता है, वो सक्रिय साझेदार कहलाता है। वह व्यवसाय के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन जो निष्क्रिय जो साझेदार होता है, जो सुसुप्त साझेदार होता है, जैसे स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीप मोड में रहता है एकदम, उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें व्यवसाय में क्या करना है। लेकिन यह जो व्यवसायी होता है ना, ये साझेदार होता है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा चाहिए, इसमें सक्रिय रहेगा ये। यदि कंपनी को लाभ होता है तो उस साझेदार को उसकी साझेदारी तक उसको लाभ मिलेगा और वहां तक उसको हानि भी भुगतनी पड़ेगी। तो बात क्या है, निष्क्रिय साझेदार की, यानी कि संचालन में और प्रबंध में इसकी जो भूमिका होती है वो कोई कुछ नहीं होता। तब ना तो वह निर्णय में शामिल होगा, तो इसको क्या, अन्य साझेदार जो हैं, निष्क्रिय साझेदार को या स्लीपिंग पार्टनर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। किसके लिए, किसी भी मतलब क्योंकि इसके पास अधिकार नहीं है ये प्रबंध संचालन का। वह साझेदार ही इस प्रकार के बनाए जाते हैं। अब ये मत समझो कि ये साझेदार स्पेशली ही इस प्रकार के साझेदार होते हैं। अब मान लो सक्रिय साझेदार है, 100 साझेदार लेने हैं 100, अब 100 में से भाई 10 तो सक्रिय चाहिए ही चाहिए ना। और हो सकता है कुछ ऐसे भी चाहिए जो सिर्फ लाभ के लिए कार्य करें, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं। तो अपने को बात यह है कि जो ये साझेदार होते हैं, जो निष्क्रिय साझेदार है, निष्क्रिय साझेदार का मेन पॉइंट क्या है कि ना तो प्रबंध संचालन में भाग लेते हैं, ना प्रबंध निर्णय में, नियंत्रण में किसी भी भूमिका में अपनी भूमिका अदा नहीं करते हैं, ना निर्णय भूमिका में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ना संचालन में, ना प्रबंध में, ना निर्णय में। ठीक है। अब बात आती है नाम मात्र का साझेदार। एक ये सॉरी पहले अपने पास क्या है, तीसरा पार्टनर है
तीसरा पार्टनर अपने पास पार्टनर ओनली प्रॉफिट, केवल लाभ के लिए, केवल लाभ के लिए साझेदार। ये साझेदार सबसे सही है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, केवल लाभ चाहिए। यदि व्यवसाय को हानि होती है ना, इसके लेके जाओ आप भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लाभ चाहिए। व्यवसाय को यदि लाभ होगा तो उसमें क्या होगा, ये साझेदार अपनी साझेदारी दर्शाएगा। ठीक है भाई, इनका नामों से पता चल रहा है। आपसे जो पूछने की जो चीज है ना, आपको नाम दिए जाएंगे कि ये साझेदार कौन सा है, स्लीपिंग साझेदार यानी कि सक्रिय साझेदार, केवल लाभ के लिए साझेदार, केवल लाभ के लिए साझेदार, पार्टनर बाई स्टॉपर यानी कि गत्यावरोध के द्वारा, गत्यावरोध, ये कौन सा साझेदार होता है, गत्यावरोध के द्वारा या प्रदर्शन के द्वारा साझेदार मान इसको, गत्यावरोध या प्रदर्शन के द्वारा साझेदार। आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ मतलब कोई भी चीज उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दिखाता है कि मैं इस कंपनी में या इस फर्म में मैं साझेदार हूं। तो इससे अपन क्या समझे भाई, दूसरा व्यक्ति जो उस फर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या विनियोग करना चाहता है इस आधार पे, क्योंकि उसकी ख्याति है, वो अपनी ख्याति को काम में ले लेना चाहता है। अब मान लो कि आप जैसे कि पेटीएम में क्या कर रहा है, अपन बोले अमिताभ बच्चन बोलता है, या फिर अपन गौतम अडानी को लेते हैं, गौतम अडानी का उदाहरण, अडानी बोले कि मैं पेटीएम में क्या, मैंने शेयर खरीद लिए और मैं पेटीएम का क्या हूँ, शेयर होल्डर हूँ, साझेदार हूँ मैं। और किसी ने यदि मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए पेटीएम में और पेटीएम चला जाता है घाटे में या लाभ में, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, तो अडानी को मैं क्या मानूंगा, ये जिम्मेदार रहेगा किस चीज़ के लिए, जवाबदेही रहेगी, जवाबदेही अडानी, क्योंकि उसने गत्यावरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि उसकी गुडविल है पहले से, गुडविल के कारण उसने क्या किया, मैंने उसके गुडविल के कारण मैंने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट यदि मेरा डूब जाता है या मेरे को कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे मुझे लॉस होता है, तो उसके लिए जवाबदेही बनती है। मैं यदि कोर्ट में जाके बोलूं कि मैंने इस व्यक्ति की वजह से, इसने मेरे को कहा कि मैं उसमें क्या हूँ, साझेदार हूँ, और अब यहाँ जब आने के बाद पता लगा कि मैं ये साझेदार है ही नहीं, ये तो सिर्फ क्या है, प्रदर्शन के लिए साझेदार है। तो स्टॉपल का मतलब क्या है कि या तो फिर गत्यावरोध के द्वारा या फिर प्रदर्शन के द्वारा ऐसा कोई भी व्यक्ति यह दर्शाता है कि वह इस फर्म का साझेदार है, तो वो क्या कहलाएगा, गत्यावरोध साझेदार कहलाता है। और इसकी सबसे बड़ी मेन बात यह है कि यदि इस पे किसी साझेदार ने, किसी दूसरे व्यक्ति ने उस साझेदार के प्रदर्शन के द्वारा यदि पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पूंजी का विनियोग किया, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, गत्यावरोध साझेदार जिम्मेदार माना जाएगा। मान लिया कि फर्म ने क्या किया, किसी फर्म ने इसको ऋण दे दिया, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई अन्य फर्म के द्वारा वो ऋण ले लेता है, तो भी क्या माना जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा। कौन, जो यह साझेदार, जो स्टॉपल, पार्टनर बाई स्टॉपल। अब बात आती है सीक्रेट साझेदार, ऐसा कौन सा साझेदार होता है, आपने देखा होगा सीक्रेट साझेदार, आगंतुक साझेदार होते हैं ये मतलब दिखाई नहीं देते फर्म में, ना तो इनका ये रहता है, ना तो प्रबंध संचालन में, ना तो प्रबंध में, ना संचालन में, ना निर्णयन में, किसी भी चीज में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। ये केवल क्या होता है, मतलब सक्रियता से कार्य नहीं करते। जैसे अपन ने पढ़ा था, एक्टिव जो पार्टनर होता है वो प्रबंध के संचालन में, प्रबंध के नियंत्रण में, प्रबंध और व्यवसाय के प्रबंध में अपनी भूमिका का अदा करता है। उसी प्रकार से जो ये सीक्रेट जो पार्टनर होता है ये लेकिन इसकी जवाबदेहीता उतनी होती है जितनी अन्य साझेदारों की रहेगी। लेकिन बात क्या आएगी, ये किसी भी चीज़ में भाग नहीं लेगा, ना इसे किसी चीज़ पर निर्णय में वोटिंग का अधिकार होता है। ये सिर्फ और सिर्फ
एक साझेदार माना जाएगा। हाँ, लाभ हानि के लिए बराबर रूप से जिम्मेदार रहेगा, लाभ भी प्राप्त करेगा और हानि को भी प्राप्त करेगा। अब बात आती है कि एक आगंतुक, ये मेहमान के रूप में होता है। ये जो सीक्रेट जो साझेदार होता है वो क्या होता है। अब बात आती है इसकी लेके क्या आएगा, जो सीक्रेट साझेदार, क्योंकि इसकी ख्याति होती है, इसकी गुडविल। व्यवसाय क्या करता है, इसकी गुडविल का प्रयोग करेगा, ख्याति का प्रयोग करता है इसकी का, क्योंकि ख्याति की वजह से एक फर्म की और क्या पूंजी और ग्राहक जो विनियोजित करने वाले, जो पूंजी विनियोजित करने वाले वो भी और ग्राहक भी दोनों ही आकर्षित होते हैं। इसलिए ग्राहक, ये जो आगंतुक ग्राहक साझेदार है, इसको लाया जाता है। अब बात आती है नॉमिनल पार्टनर की। ये नाम मात्र का जो पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का साझेदार। भाई नाम मात्र का साझेदार कैसे रहेगा, अपने को पता है, अपन ने अभी तक कितने पढ़ लिए, 4, बच गए कितने, 3, टोटल कितने, 7। पढ़ क्या रहे अपन, पार्टनरशिप के साझेदारों के प्रकार, साझेदारों के प्रकार, ठीक है। अब नॉमिनल पार्टनर कौन सा रहेगा, कि ना तो पूंजी का विनियोग करता है, ना तो पूंजी का विनियोग करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये साझेदार क्या होता है, नाम मात्र का साझेदार, ये पूंजी का विनियोग नहीं करता है, ना प्रबंध के संचालन में, प्रबंध निर्णय भूमिका नहीं होती, पूंजी का विनियोग नहीं करता है, ठीक है। ना तो ये पूंजी का विनियोग करेगा, न प्रबंध संचालन में नियंत्रण लेता है। लेकिन ये नाममात्र का कैसे कहलाएगा, नाममात्र का इसलिए कहलाएगा सक्रिय रूप से किसी कार्य को संपन्न करता है, और न ही कोई सक्रिय रूप से कोई भी भूमिका अपनी अदा करता है। लेकिन ये क्या करता है, ये खुद का नाम देता है, केवल नाम का प्रयोग किया जाता है, केवल नाम का प्रयोग होता है। ऐसा कोई भी साझेदार जिसके केवल नाम का प्रयोग किया जा रहा है वो नाम मात्र का साझेदार कहलाएगा, लेकिन वो हर चीज के लिए उत्तरदायी है। यदि एक दूसरा जो साझेदार है, जो साझेदारी में जुड़ना चाहता है व्यक्ति, और वो इसकी वजह से, इस नाम मात्र के व्यक्ति की वजह से अपनी पूंजी का विनियोग करता है, तो उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा नाम मात्र का साझेदार। ये याद रखने की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अपन बोल रहे हैं ना तो ये पूंजी लगाता है, ना प्रबंध संचालन में भूमिका रखता, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, ये सिर्फ नाम मात्र का। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे किसी संस्था में सिर्फ उनका नाम चलता है, तो वो नाम चलने वाली जो बात है ना, वो कहलाता है नाम मात्र का साझेदार कहलाएगा। आज के बाद याद रखना इस चीज़ को कि अपना तो नाम चलता है, जैसे अपन बोलते हैं किसी भी संस्था में कहीं भी गए तो वहाँ नाम चल रहा है, तो नाम चलने का मतलब क्या है कि वह नाम मात्र का साझेदार है। और हाँ, उसके अधिकार और उत्तरदायित्व, उसका दायित्व बनता है किसी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ें रहेगी जो व्यवसाय से संबंधित है, सब चीज़ों के लिए उसका वो दायी माना जाएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं यह अन्य सभी पक्षों के प्रति, अन्य सभी पक्षों के प्रति उत्तरदायी माना जाएगा। अभी अपन ने पढ़ा था, इससे पहले अपन ने पढ़ा था गत्यावरोध द्वारा, गत्यारोध या प्रदर्शन के द्वारा। ये दोनों समान चीजें हैं, गत्यारोध के द्वारा और दूसरा पढ़ने कौन सा, नाम मात्र का साझेदार। ये गत्यारोध वाला साझेदार है, ये भी क्या करता है, प्रदर्शन करता है कि मैं इस साझेदार हूं, और ये क्या करता है, लेकिन ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये तो भाई प्रतिनिधि होता है, ये तो क्या है, संस्था का
प्रतिनिधि होता है, संस्था का प्रतिनिधि होता है। लेकिन यह जो प्रदर्शन के द्वारा करता है ना, यह क्या होता है, यह इसका प्रतिनिधि नहीं होता है। जो मेन अंतर आपको समझने की बात है ना, ये वास्तविकता में, ये तो वास्तविकता में होता है, लेकिन ये क्या है, नाम मात्र का है, अपने नाम का प्रयोग करने दे रहा है, नाम का प्रयोग, ये प्रदर्शन कर रहा है केवल, ये केवल मतलब है ही नहीं, इसका तो कहीं किसी भी फर्म में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रदर्शन के द्वारा अपने आप को बता रहा है कि मैं इस चीज़ का क्या हूँ, मैं इस फर्म में साझेदार हूँ, तो लिए इसकी उत्तरदायी माना जाएगा। लेकिन यह फर्म का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए फर्म उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी इसके लिए। लेकिन नाम मात्र का जो साझेदार है, जो नॉमिनल पार्टनर है, उस ना तो वह पूंजी लगाता है, ना संचालन प्रबंध में, निर्णय में, लेकिन ये केवल क्या करता है, अपने नाम का प्रयोग करने देता है और अन्य सभी पक्षों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब बात आती है आउटगोइंग पार्टनर। अब बात ये है, आउटगोइंग जो पार्टनर है, जो जा रहा है, जो बाहर, जो सभी साझेदारों की सहमति से क्या कर रहा है, पार्टनरशिप समाप्त कर रहा है, मतलब खुद का अंश लेके जो जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो कहलाएगा आउटगोइंग पार्टनर। और बात आती है माइनर, यानी कि अवयस्क साझेदार। अब बात करते हैं अपन इसमें जो माइनर पार्टनर है, इसकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 30। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है यदि सभी पार्टनर, सभी साझेदार सहमत हों तो एक माइनर को क्या बनाया जा सकता है, एक अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। सभी साझेदार सहमत हों, यदि सभी साझेदार सहमत हैं तो किसको बनाया जा सकता है, एक अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। तो क्या कहलाएगा, अवयस्क साझेदार कहलाएगा। कहाँ इसका विवरण दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 30 में स्पष्ट कहा गया है, यदि सभी साझेदार हैं तो क्या कहलाएगा, सहमत हो तो अवयस्क को साझेदार बनाया जा सकता है। हो गया मेरा ये टॉपिक में। अब बात आती है, एक चीज़ आपने देखी होगी, वैसे काफ़ी बार सुना भी होगा आपने, पार्टनरशिप डीड। अपन अभी तक पढ़ रहे थे क्या पार्टनरशिप के बारे में, अब अपन पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है, साझेदारी इसे बोलते हैं साझेदारी संलेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है इनमें से, साझेदारी संलेख से संबंधित है जो ठीक है। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आती हैं। पार्टनरशिप डीड होती क्या है भाई, अभी अपन ने कहा यहाँ पे जो पार्टनर है ये ऐसे ही तो थोड़ी ना बन जाएंगे पार्टनर। अब उनके लिए लिखित में कुछ वचन पत्र होते हैं, जो लिखित में जो वचन पत्र है वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताऊं। साझेदारी संलेख में क्या क्या होता है कि कितने तो साझेदार रहेंगे, कितनी पूंजी का विनियोग किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, व्यापार का नाम क्या होगा, व्यापार के उद्देश्य क्या होंगे, ये सभी जो जहाँ पे वर्णन मिलता है ना वो कहलाती है साझेदारी संलेख। अब बात आती है साझेदारी संलेख कैसा होगा। अब भारत में तो जैसे कि ब्रिटेन की बात करें अपन, तो ब्रिटेन में क्या होता है कि सिर्फ इसका लिखित जो प्रारूप है ना वहाँ तो माना गया है केवल लिखित में, लेकिन भारत में और अमेरिका में, भारत और अमेरिका में इसे माना गया है मौखिक और लिखित प्लस लिखित। यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड कैसी हो सकती है, आपसे
मतलब पर्पजली ये पूछा जाएगा, मेनली एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन देखें तो ये माना जाएगा, पूछा जाएगा ये लिखित होनी चाहिए या मौखिक होनी चाहिए, ये आपको पाना लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। तो आपको ऑप्शन में करना है लिखित या मौखिक हो सकती है। पार्टनरशिप डीड होती क्या है, जब एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले एक लिखित या मौखिक रूप से एक वचनबद्धता पत्र होता है जिसमें लिखा जाता है कि साझेदारों की संख्या कितनी होगी, साझेदारी का प्रकार क्या रहेगा और साझेदारों की पूंजी क्या रहेगी, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा, व्यवसाय की पूंजी कितनी होगी और व्यवसाय का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी शामिल। तो अपन सब देखते हैं क्या साझेदारी संलेख के बारे में। पहला क्या रहेगा पार्टनरशिप डीड में, पहला रहेगा फर्म का नाम, दूसरा क्या रहेगा फर्म का स्थान, व्यापार का क्षेत्र, स्थान, तीसरा साझेदारी की क्या अवधि, साझेदारी की अवधि, चौथा क्या रहेगा साझेदारों की पूंजी। भाई अपन इसमें क्या लिख रहे हैं, अपन साझेदारी संलेख पढ़ रहे हैं और साझेदारी संलेख में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें शामिल क्या क्या रहेगा। अब भाई आपको पता है सबको कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल देंगी जाएगी। फर्म का नाम, सबसे पहले तो अपन फर्म का नाम क्या रहेगा, इसका जो जितने भी अपन ने क्या करें फर्म बना रहे हैं, फर्म का उद्देश्य क्या रहेगा, फर्म का व्यापार क्षेत्र स्थान क्या रहेगा, साझेदारी की अवधि कितनी रहेगी, यानी कि कितने सालों के लिए साझेदारी का निर्माण किया जा रहा है, साझेदारों की पूंजी क्या रहेगी, ये सब चीज़ें किसमें शामिल जाएगी। अब बात आती है साझेदारों का आहरण कितना किया जा सकता है, यानी कि ड्राइंग कितना आहरण होगा। दूसरी बात क्या रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर क्या, यदि वो एडवांस में लेके आते हैं, यानी कि जितने साझेदार यदि एडवांस में पूंजी लेके आते हैं तो उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना तो आहरण किया जा सकता है। ये तो क्या हो रही है एक लिमिट हो गई, ठीक है, कि लिमिट क्या रहेगी। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा, और बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई आपने जो पूंजी लगाई है, जितना भी आपने एडवांस दिया है या एक्स्ट्रा दिया है, उस पर कितनी क्या क्या मिलेगी, कितनी पूंजी पर ब्याज कितना होगा। बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा साझेदारों का क्षेत्र, पार्टनर्स वर्क क्या आ जाएगा, विभाजन, डिवाइडेड, ठीक है। अब अपन ने अभी यहाँ साझेदारी का संलेख पढ़ रहे हैं। अब साझेदारी संलेख के अभाव में क्या क्या चीज़ें लागू होगी, जो पढ़ने की मेन बात है क्या है, जो एग्जाम में जितना पूछा जाता है कि साझेदारी के अभाव में लागू नियम, साझेदारी संलेख के
अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला नियम क्या लागू होगा भाई, साझेदारी संलेख के अभाव में पहला नियम क्या होगा कि आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आहरण पर आपसे ब्याज नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी दिया नहीं जाएगा। और तीसरा जो बिंदु आता है अपना कि जो बराबर लाभ का जो विभाजन है कितना होगा, बराबर बराबर होगा। लाभ का विभाजन बराबर। चौथी बात, सबसे मेन जो बिंदु है ना इसका साझेदारी संलेख का कि लाभ हानि को, लाभ और हानि को बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा और कैपिटल पर ब्याज, जो पूंजी आपने एडवांस में दी है उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा और जो पूंजी लगाई उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। लाभ हानि का विभाजन क्या होगा, बराबर बराबर होगा। और सबको क्या होंगे, अधिकार और उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व सबके क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। तो ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा आज हमने जो मेन बिंदु पढ़े थे अपना था सोल ट्रेड का, एचयूएफ का और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने यहाँ पे पढ़ा, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर ऑन प्रॉफिट, पार्टनर गत्यावरोध के द्वारा यानी कि स्टपर, सीक्रेट सक्रिय जो बिल्कुल आगंतुक पार्टनर बोलते हैं इनको, नॉमिनल पर नामात्र का, आउटगोइंग जो बाहर जा रहा है, माइनर पार्टनर, एवेस्क पार्टनर। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, पार्टनरशिप तो पढ़ लिया। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें, अपना अगला टॉपिक रहेगा कंपनी। कंपनी का बहुत ही ये एक विस्तृत टॉपिक रहेगा, इसमें खुद एक अलग से ही टॉपिक बनता है इसका। अभी तक हमने एचयूएफ और सोल ट्रेड हमने शॉर्ट में, अभी एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं इस चीज़ का। एचयूएफ में क्या थे, दायित्व क्या था भाई, मेन जो एग्जाम के जो पर्पज से जो चीज़ें उनका रिवाइज कर लेता अपन एक बार। क्या बताया था इसमें, असीमित। ठीक है, असीमित होता है। एचयूएफ में भी क्या होता है, एचयूएफ में होता है कर्ता का दायित्व क्या होता है, असीमित। लेकिन सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित। पार्टनरशिप में क्या थे, पार्टनरशिप में का दायित्व क्या था, असीमित। लेकिन पार्टनरशिप के जो प्रकार हैं साझेदारी में, इन सब में अपन अलग अलग चीजें पढ़ी है कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है। लेकिन इसका जो यदि आपसे पूछ लिया जाए दायित्व क्या रहेगा, तो दायित्व में सिर्फ आपको क्या लिखना है, असीमित लिखना है। बात आएगी पार्टनरशिप एक्ट की, अपन ने पहले भी समझाया था। पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखना है अपने को, क्या लिखा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितने मेंबर हो सकते हैं, धारा 4 में इसके 50 हो सकते हैं, 50। लेकिन बात यदि अपन करते हैं किसकी, कंपनी एक्ट की, कंपनी एक्ट में कितने होते हैं, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 40464, इसमें कितने होते हैं, 100 मेंबर। ठीक है, आज तक इतना काफ़ी है। अब अपन अगली क्लास में कंपनी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। और मेन बात अपनी ये रहेगी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है ये एक बेसिक क्लासें हैं, इनका रिवीजन आप आगे करते रहेंगे धीरे धीरे। और जो नॉन कॉमर्स के जो बच्चे हैं सरल भाषा में यदि समझ पा रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।